साथियों नमस्कार। आप लाइव देख रहे हो और जितने भी साथी जुड़ सकते हैं वो जुड़ने की कोशिश करो। एक बड़ी खबर आ रही है एनडीटीवी की तरफ से और मैं चाहता हूं कि 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारियों तक ये खबर जाए पहुंचे, जिससे कर्मचारी समय रहते हुए सावधान हो जाए। साथियों, सबको मालूम है कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर चुकी है केंद्र सरकार और आज 8वें वेतन आयोग के ऊपर केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन भारत सरकार से वार्ता करने के लिए गए हुए। उसी बीच में एनडीटीवी की एक खबर आई है, एक रिपोर्ट आई है 10 फरवरी 2025 3:35 पे। और ये ऐसी खबर है कि जो 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर हैं उनकी बत्ती गोल कर देगी। ये खबर बत्ती गोल का समझते हो कैसे कर देगी? समझते हो या नहीं समझते? कि होश उड़ा देगी ये खबर पूरी की पूरी। और मैं भी पिछले दिनों से बोल रहा हूं और एनडीटीवी ने तो लिख दिया। अब ये काम है कर्मचारियों को पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। साथियों, सबको मालूम है कि जो कर्मचारी वर्ग है वो पे पेंशन के ऊपर अपना गुजारा कर रहा है और कर्मचारी भी ये सोचता है कि 10 साल के बाद में पे कमीशन आएगा तो उसकी पे पेंशन में कुछ बढ़ोतरी होगी तो उसके जीवन स्तर में कुछ सुधार आएगा, कुछ अच्छा खा पी सकेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। हर कर्मचारी यही उम्मीद लगा के बैठता है क्योंकि कर्मचारी वर्ग ही है जो देश को विकास के पथ पे लेके जाता है, ना कि नेता दूसरे व्यक्ति लेके जाते हैं। अगर कर्मचारी आज एकदम घर पे बैठ जाए तो पूरा देश ठप हो जाएगा। ना रेलवे चले, ना बिजली चले, ना पानी घर घर पहुंचे, ना जो डिस्ट्रिक्ट सचिवालय है उनमें कोई काम हो, ना कोई रोडवेज परिवहन, कुछ भी तो नहीं चले। कर्मचारी तो चलाते हैं। न्याय है, पुलिस विभाग चलाता है, देश की सुरक्षा कौन करते हैं? पैरामिलिट्री वाले, सेना वाले। तो एकदम तो आप समझ सकते हो इस चीज को। साथियों, आज जेसीएम की मीटिंग होने वाली थी, जो केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन है भारत सरकार के साथ में। उसकी अपडेट आएगी, पर उसी बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है एनडीटीवी की तरफ से। आप सबको मालूम है कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है और भारत सरकार सभी संगठनों से उनसे सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं, मंत्रालयों से सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं और वो सुझाव लेके और उनकी एक पूरी रिपोर्ट बना के उसका फिर एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि ये अध्यक्ष हैं और ये 2 सदस्य हैं और इन सुझावों पे आप अपनी तरफ से रिपोर्ट दो। कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, कितनी न्यूनतम वेतन होना चाहिए, कितना न्यूनतम पेंशन होना चाहिए, क्या क्या अलाउंस है, क्या क्या जीवन स्तर है, क्या क्या मुद्दा शक्ति है, एक परिवार में कितना खर्च हो रहा है, एक कर्मचारी को कितनी कैलोरी का भाई पोषण चाहिए, खाना चाहिए, उनके बच्चों के लिए क्या क्या है, उनकी बीवी के लिए क्या क्या, मतलब सारी चीजें पे कमीशन में आती है। उसके बाद में पे कमीशन भाई जो विदेश के अंदर जो कर्मचारी हैं दूसरे देशों के, वहां की जीडीपी क्या है, वहां कर्मचारियों का किस हिसाब से वेतन बढ़ा है, मतलब सारी स्टडी करके और सरकार को रिपोर्ट देता है। सरकार रिपोर्ट आने के बाद में फिर एक अपने नेताओं की एक कमेटी बनाती है, वो उस कमेटी को पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ भी घटा बटा करके और वो उसको पास करके आगे कर देती। आप सबको मालूम है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर या 2.28 फिटमेंट फैक्टर
से सिर्फ कर्मचारी वर्ग की 5,000 से 10,000 रुपये की बढ़ोतरी। न्यूनतम वेतन लेने वाला 18,000 रुपया या 18,000 रुपया पेंशन लेने वाला। 2.86 की जो बढ़ोतरी है वो 51,000 रुपये 51,000 रुपये के करीब चली जाएगी न्यूनतम वेतन, और उसकी 20,000 रुपये की बढ़ोतरी। पर अब इस हिसाब से जो पहले कह रहे थे कर्मचारी संगठन के बड़े नेता कि 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से भी कर्मचारी वर्ग को कुछ नहीं मिल रहा, उनका जीवन स्तर में सुधार नहीं हो रहा, क्योंकि 10 साल के बाद में पे पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। तो हर एक व्यक्ति ये उम्मीद लगा के बैठा था कम से कम 3.68 तो लेके जाएगी, पर अभी तो करोड़ों कर्मचारियों को लाले पड़ गए 2.86 के, क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनके दो बड़े नेताओं की अलग अलग बात हो गई। एक कर्मचारी कह रहा है, एक बड़ा नेता कह रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन का नेता कह रहा है कि 2.86 का फार्मूला मिलना चाहिए। तो दूसरा नेता कह रहा है कि 2 पॉइंट का फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। एक ही जगह बैठ के, एक ही जगह चाय पी के, एक ही संगठन के एक अध्यक्ष है, एक महासचिव है, तो दोनों के सुर अलग अलग कैसे हो गए? कितनी बड़ी रिपोर्ट है ये जो एनडीटीवी ने करी है। मैं आपको पूरी रिपोर्ट के ऊपर लेके चलता हूं। एनडीटीवी 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर से लेकर वेतनमानों के विलय तक एनसीजेसीएम आज प्रमुख विषयों पर चर्चा करेगा। किससे? भारत सरकार से। 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले पैनल के विचारणीय विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए एनसीजेसीएम की बैठक बुलाई गई थी। कर्मचारी संघ के नेताओं और नौकरशाहों की आधिकारिक संस्था संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय प्रसिद्ध सोमवार को 8वें वेतन आयोग से संबंधित प्रमुख विषय पर चर्चा करने के लिए बैठक होने वाली थी। केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता वाली एनसीजेसीएम ने 8वें वेतन आयोग के लिए संतरम की शर्तों पर विचार विमर्श करने के लिए यह बैठक बुलाई थी। यह बैठक केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग के गठन के लिए अपनी मंजूरी जारी करने के लगभग 3 सप्ताह बाद हो रही है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन करना है। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड सचिव और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा ने बैठक से पहले सरकार को अपने सुझाव की सूची भेज दी थी। मिश्रा ने सुझाव दिया कि 8वें वेतन आयोग को 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार वेतन संरचना, वेतन और सेवानिवृत्त लाभों को संशोधित करना चाहिए। साथ ही डॉक्टर एक्योर्ड फार्मूले को विधान में रखना चाहिए, जिसका उपयोग 7वें वेतन आयोग ने प्रवेश सत्र के न्यूनतम वेतन को निर्धारित करने के लिए किया था। डॉक्टर एक्यार्ड का फार्मूला 20वीं सदी के अमेरिकी पोषण विषय के वालेस और एक्वायर्ड से जुड़ा हुआ है। यह फार्मूला आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखता है, जिसकी शिमला में श्रम ब्यूरो द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है। इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया था। केंद्र द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने से पहले एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए, अब सुनने की बात है जो आपके काम की बात है, कि एनडीटीवी ने कितना बड़ा एक खुलासा किया है कि केंद्रीय कर्मचारी सरकार की गोद में बैठ चुके हैं। केंद्र द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने से पहले एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए मिश्रा ने कहा था कि उन्हें वेतन के अगले संशोधन के लिए 2.86 से कम नहीं चाहिए, 2.86 से कम नहीं चाहिए के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद है। यदि इस फिटमेंट फैक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, मतलब 20,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। आज 53% डीए है और 3 डीए अभी बाकी है, एक जुलाई से दिसंबर 2024 का, एक जनवरी से जून 2025 का और जुलाई से दिसंबर 2025 का। तकरीबन 62 या 64% के करीब डीए होगा। अगर डीए 64 या 64% हो गया तो 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन हो गया और डीए मिला के वो करीब 29,500 रुपये के करीब दोनों
वेतन और डीए मिला के वो ले रहा होगा। हालांकि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के प्रमुख एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष के नेता, अब देख इस बात को कौन काट रहा है, उसी संगठन का एक बड़ा नेता। हालांकि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के प्रमुख एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष के नेता एम राघव वे ने पिछले महीने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि न्यूनतम वेतन कम से कम 36,000 रुपये बढ़ जाएगा। लो कर दो, बजा दो हाथ हथेली कि सरकार की गोद में बैठ गई। अब बड़ा नेता कह रहा है कि 2.86 से हमारे को मंजूर नहीं है। उसी संस्था का एक नेता कह रहा है कि हमारे को उम्मीद है कि 36,000 न्यूनतम वेतन हो जाएगा। तो 18,000 प्लस जनवरी 2026 तक डीए मिलाकर 62 या 64%, तो वो 29 या 30,000 के करीब वो पेंशन और डीए ले रहा होगा। तो उसकी बढ़ोतरी हुई 6,000 रुपये, 6,000 से भी नीचे 5,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई, काट दिया। फिर आगे भी सुनो, 36,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग से संकेत मिलता है कि कर्मचारी पक्ष 2.0 के फिटमेंट फैक्टर पर जोर दे सकता है, क्योंकि वर्तमान में आधार प्रवेश स्तर का न्यूनतम वेतन महंगाई भत्ते को छोड़कर 18,000 रुपये है। वेतमानों का विलय। सोमवार को एनसीजेसीएम की बैठक में यह उम्मीद थी कि कर्मचारी यूनियन के नेता विभिन्न वेतमानों के विलय पर जोर देंगे। यह संकेत तब मिला जब मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग के लिए संतरम सत्रों में सरकार को दिए सुझाव की सूची में कहा कि वह व्यवहार्य वेतमानों को विलय कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग और गैर व्यवहार्य वेतमानों जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ तथा लेवल 5 को 6 के साथ विलय करने में विचार करना चाहिए। एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन के साथ डीए के एक हिस्से को तत्काल विलय करने की मांग की थी, ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके। यह मांग इस पृष्ठभूमि में की गई थी कि अक्टूबर में बढ़ते अंतिम संशोधन के बाद डीए पहले ही मूल वेतन 53 पार कर चुका है। उल्लेखनीय कि 5वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते के 50% से अधिक होने पर मूल वेतन में संशोधित किया जाना था। 6ठे वेतन आयोग के तहत इस नियम को समाप्त कर दिया गया था। मिश्रा ने कहा कि 7वें वेतन आयोग ने इसे बहाल करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। अब साथियों, 2 चीज तो आप लोगों के सामने आ गया। एक कागज और भी ले लेता हूं कि एक ही संगठन के 2 नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे। एक नेता कह रहा है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर चाहिए और एक नेता कह रहा है 2 पॉइंट का फिटमेंट फैक्टर चाहिए। एक ही संस्था, एक ही संगठन के एक ही कमरे में बैठने वाले, एक ही किटली से चाय पीने वाले, और जब कमरे से बाहर निकलते तो दोनों के बयान अलग अलग क्यों हैं? अलग अलग क्यों है? एक कह रहा है 2 पॉइंट फिटमेंट फैक्टर मिलाना चाहिए, जिससे जो 18,000 न्यूनतम वेतन है उसकी तो सिर्फ 5,500 रुपये की बढ़ोतरी है 10 साल में। कोई पूछने वाला हो इन केंद्रीय कर्मचारियों से जो हमारे ठेकेदार बने हुए 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के ठेकेदार बने हुए। इसके जिम्मेवार हैं 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारी, जो एक व्यक्ति को ठेकेदार बना दिया। अब एक व्यक्ति को सरकार किसी भी तरह से घुमा सकती है, अपने पक्ष में कर सकती है, उसको एजेंसियों का डर दिखा सकती है, उसको सवार दे सकती है कि तेरे को टिकट दे देंगे, राज्यपाल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इसका सबूत है 2024 में जो यूपीएस लाई गई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई गई। 2004 में तो ओल्ड पेंशन बंद करी गई, उसके बाद में एनपीएस लेके आई गई, उसके बाद में 2024 में यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई गई। जिस समय ये इसकी यूपीएस घोषित की गई, उस समय कौन कौन प्रधानमंत्री के पास में खड़े थे चारों तरफ में, ये भी देखने की चीज है। और फिर जो कर्मचारी वर्ग है, जो पेंशनर है, 2004 के बाद में सबसे ज्यादा इनको टारगेट किया गया, इनकी आलोचना की गई। क्यों की गई? कि आप हमारे ठेकेदार लग रहे हो, कि एक एनपीएस से छूट, एनपीएस को
वापिस करवा के या एनपीएस का भी करवा के और यूपीएस में आप लोगों ने धकेल दिया। इससे फायदा क्या हुआ कर्मचारियों को? एनपीएस में भी हमने अपने मूल वेतन से वहां पे अंशदान देना पड़ता था, कटौती करवानी पड़ती थी, और यूपीएस में भी हमने कटौती करवानी पड़ रही है। तो उसका फायदा क्या हुआ है यूपीएस का? ठीक है, आप लोगों ने कह दिया कि 25 साल की न्यूनतम सर्विस चाहिए, उसके बाद में लास्ट वेतन का 50% मिलने लग जाएगा। पर हर महीने हमारे वेतन से पैसे तो कट रहे हैं ना, वो क्यों कट रहे? ये सवाल तो मैंने भी किया था इनसे जब ये 2024 में, कि भाई एक नेता है, वो नेता एक स्टेट से विधायक बनते हुए देश का प्रधानमंत्री तक बन जाता है, उसकी तो पता नहीं हजारों पेंशन हो जाती है, हर साल उसकी पेंशन बढ़ रही है, हर साल उसके अलाउंस बढ़ रहे हैं, जबकि उसने तो 5 साल ही सेवा करी। और कौन सी सेवा बॉर्डर पे जाके कर रहे हैं, सफेद कुर्ते पजामे पहन के अपने भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उद्योगपतियों को मजे मजे करवा रहे हैं। उद्योगपति जो कर्जा लेते हैं हमारी जेब से, जो हमारा पैसा है देश के आम आदमियों का, अरबों खरबों रुपया उन उद्योगपतियों को दे देते हैं, और 1 साल के बाद में 2 साल के बाद में उसको बट्टा खाते में डाल देते हैं। और कर्मचारी 60 साल सर्विस करता है, उसको पेंशन नहीं, और जो 5 साल बैठ जाता है, एक दिन भी बन जाए, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई भी बन जाए, उसकी लाखों में पेंशन है, और 60 साल वाले की कोई पेंशन नहीं है। तो इस यूपीएस को कौन लेके आए थे? केंद्रीय संगठन के ये बड़े नेता सरकार की गोद में बैठ के इन्होंने ये समझौता कराया। अब इनका क्या फायदा था क्या नहीं था वो तो भगवान जाने गई, पर इससे एक चीज तो साफ हो गई कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो संगठन है, जो नेता हैं, आज के समय में वो एक नेता नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नेता को सरकार किसी भी तरह से तोड़ सकती है, मरोड़ सकती है, लोभ लालच दे सकती है, सवार दे सकती है, राज्यसभा में पूछा सकती है, राज्यपाल बना सकती है। और वो राज्यपाल बनने के लिए या सांसद बनने के लिए वो 1,20,00,000 कर्मचारियों के हितों के साथ में सौदा कर देता है, उनकी पीठ में छुरा घोंप देता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट कह रही है कि 8वें वेतन आयोग में 1,20,00,000 कर्मचारियों के हाथ खाली के खाली रहने, अगर किसी के हाथ में कुछ मिलेगा तो ये कर्मचारियों के जो बड़े संगठन है इन्हीं के हाथ में कुछ मिलेगा। ऐसा हमारे साथ में हुआ है, 30 लाख पूर्व सैनिकों के साथ में हुआ है, 65 लाख के टोटल 65 लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर हैं, उसमें से 30 लाख तो सेना से जुड़े हुए पूर्व सैनिक हैं, और उनके साथ में 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली में हुआ। ऐसे ही हमारे बड़े बड़े नेताओं ने जो छोटे रैंक के सैनिक थे उनके साथ में धोखा किया, उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनके साथ में गद्दारी करी, और उनको और वो आरोपी नहीं मिली, बल्कि बड़े रैंक के ले गए, बल्ले बल्ले करवा ले गए। ये हमारे साथ में बीती हुई है, और साथ के साथ में केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री बन गए, राज्यपाल बन गए, पता नहीं क्या क्या नहीं बने रेवाड़ी रैली से। 2023-24 में जंतर मंतर पे एक आंदोलन चला पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए, ओआरओपी, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, 7 पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 जो छोटे कर्मचारियों को, डी ग्रुप, सी ग्रुप के कर्मचारियों को दिया गया था, और बड़े जो अधिकारी थे उनको 2.81 का फार्मूला दिया गया था 7 पे कमीशन में। रिपोर्ट पढ़ लेना। आज तक ये केंद्रीय कर्मचारियों को किसी को भी नहीं मालूम, इस बारे में किसी को भी नहीं मालूम कि 7 पे कमीशन में 2 फैक्टर थे, 2 फैक्टर नहीं थे, 2.57, 2.62, 2.7 और 2.8। आज तक किसी को नहीं मालूम कि छोटे कर्मचारियों को क्या फिटमेंट फैक्टर दिया, बड़े वालों को क्या दिया। तो जंतर मंतर में जब आंदोलन चला, और वो आंदोलन इतना मजबूत था, उसमें से एक गलती हुई उस आंदोलन में, उस आंदोलन के
जो चलाने वाले थे, जो सम्मानित सदस्य थे, वो एक जयपुर से गोल टोपी वाले को उठा ले आए, बगैर ये देखे हुए कि उसको उसके अंदर खूबियां क्या है, उसका संघर्ष क्या है। जबकि उसका संघर्ष है 25 साल से एक ऑफिसर हेड संस्था के अंदर अध्यक्ष बने बैठा हुआ, सिक्योरिटी गार्ड के अंदर जो सिपाही से हवलदार जो रिटायरमेंट है उनका खून चूसा उसने वहां पे बैठ के जयपुर में, उसकी कोई भी खूबी नहीं थी, फिर भी उसको दिल्ली लेके आए गए। और दिल्ली आते ही वो पहले एक विशेष राजनीतिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और संघ के अंदर उसने 10 साल जिला अध्यक्ष के तौर पे काम किया। अब वो तो उस पार्टी का पहले से नुमाइंदा था। पार्टी ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर उससे मीटिंग करी 2023 में और उस आंदोलन को तोड़ फोड़ करने की पूरी उससे समझौता कर लिया। और उसने आंदोलन को जो सबसे मजबूत था उसको तोड़ा ही नहीं, बल्कि वहां पे जो चंदा आया हुआ था 17 लाख, जो मैं पहले कहता था 13 लाख, 17 लाख रुपया लेके 9 2 11 भी हो गया। गोल टोपी वाला आजकल कोट टाई भी पहनने लगा, आजकल कह रहा है चरणबंद तरीके से चलेंगे, चरणबंद तरीके से वैष्णो देवी पे जोत लगा के आएगा, तब तक 8वां वेतन आयोग चला जाएगा। जाना 20 फरवरी को आंदोलन हो रहा है, जाना, वहां किसने रोका। पर यहां पर यह देखना बहुत जरूरी है कि जैसे 20 फरवरी का कोई आंदोलन करने की घोषणा करी, वैसे ही कबूतर सरकार ने उड़ा दिए पूर्व सैनिकों के बीच में। मैं सिर्फ पूर्व सैनिकों की एक उदाहरण दे रहा हूं, 30 लाख पूर्व सैनिकों को किस तरह से पूर्व सैनिक की भ्रमित करने में लगे हुए ये गोल टोपी वाले हैं। फिर 800 के करीब कोट टाई यूट्यूबर हैं जो पूर्व सैनिक ही हैं, खासकर उसमें हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर वो यूट्यूब चैनल चला रहे और भ्रमित किया जा रहा है पूरे इस चीज को। अब मैंने एक कोट टाई वाले का यूट्यूब देखा था अभी थोड़ी देर पहले, किसी ने भेजा मेरे पास में, तभी तो मैंने ये सर्च किया ना आज की ये रिपोर्ट एनडीटीवी की कि ये आज बड़ी मीटिंग हो गई, बड़ी मीटिंग में 3.68 का फार्मूले फिटमेंट फैक्टर पे मोहर लग गई और जो डीए है वो मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद में जो 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन है वो 28,000 रुपया, 28,000 के ऊपर 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मिल गया। अरे भाई इससे तो 1.5 लाख चली गई 18,000 रुपये वाले की, तू सीधा हमारे को 3.68 दिला दे, वही बहुत कुछ है। अगर 3.68 नहीं दिला सकता तो तू ऐसा कर कि डीए को मर्ज करवा के 2.86 दिला दे, वही बहुत है। आज कर्मचारी वर्गों के साथ में उनके नेता खेल रहे हैं और यह बहुत बड़ा खेला होने वाला है 8वें वेतन आयोग में। जिस तरह से जो पेंशन स्कीम में पिछले साल हुआ था कि एनपीएस से यूपीएस में लेके आ गया, उस समय भी यही था, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। पर आवाज भी उठाई लाखों केंद्रीय कर्मचारियों ने, कुछ संगठनों ने भी उठाया उनके खिलाफ, पर उनकी संख्या बल मजबूत नहीं हो पाई। और 8वें वेतन आयोग में भी बहुत बड़ा खेला होने वाला है जब एक ही संगठन के दो विचार आने सामने हो गए सब। अब यहां पे सबसे ज्यादा तो हम ठगे जा रहे हैं कि हमारी जो पूर्व सैनिकों की स्ट्रेंथ है वो 30 लाख है, टोटल केंद्रीय पेंशनर 65 लाख है, तो 30 लाख तो हमारी है, पर हमारी कोई बूझ ही नहीं है। होगा कैसे? क्योंकि सारे के सारे ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं। पर आज का समय यह कहता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जंतर मंतर का आंदोलन मैंने और आपने या जयपुर गोल टोपी वाले ने नहीं फैल किया। अगर फैल किया तो आज के समय को देखते हुए हमने फैसला नहीं लिया। हमारे पास में एक सबसे बेहतरीन उदाहरण था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में कम से कम 250 से ऊपर जत्थेबंदियां थी, कमेटियां थी, संगठन थी। उनको न तो फेडरेशन बनाया गया और ना ही उनका एक प्रधान, एक महासचिव बनाया गया। वहां पर एक संयुक्त मोर्चा की कमेटी बनाई गई 41 सदस्यों की। अब सरकार 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को तोड़ सकती है, लोभ लालच देके, भाई हरी हरी पतियां देके, किसी को सांसद बना के, किसी को राजनीतिक करके।
41 में से 5 को तोड़ सकती है, 10 को तोड़ सकती है, 15 को तोड़ सकती है, 15 नेताओं को अपनी गोद में बैठा सकती है, 20 को बिठा सकती है। पर उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो ईमानदारी से पूरे किसानों का भला चाहते होंगे, वो नहीं टूटे। नहीं तो टूटने में तो 41 में से बहुत सारे टूटे थे किसान आंदोलन में, हमारे को तो पता है। पर बहुत सारे नहीं टूटे जिन्होंने बाहर आके और पूरी कड़ियां खोल दी, पूरा खुलासा कर दिया कि कौन कौन किसान नेता सरकार की गोद में बैठ चुके हैं। वहां से जो किसान पीछे बैठे थे वो सावधान हो गए, और सावधान हुए तो वो जीत के गए। 3 काले कानून वापिस लेने पड़े। सुना होगा ना, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। ऐसे ही केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को आज के समय एक प्रधान नहीं बनाना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, कम से कम 41 आदमियों की, 51 आदमियों की, 61 आदमियों की, जो सभी प्रधान हों। आज का समय यही कह रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो बोल रहे हैं ना, जैसे एक्वायर्ड फार्मूला को संशोधित कर दो, आज के समय एक्वायर्ड फार्मूला बिल्कुल कामयाब नहीं है। आज के समय जो कामयाब है, मैंने पहले भी बताया था, आईएलसी का फार्मूला कामयाब है आज के समय पे। जिनकी रिपोर्ट पे 1957 का दूसरा पे कमीशन आया था, एक्वायर्ड फार्मूला 21वीं सदी में आ लिया, पर आज नहीं। यह देखो, मैं अभी पढ़ के बता देता हूं आप लोगों को। 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार वेतन संरचना, वेतन और सेवानिवृत्त लाभों को संशोधित करना चाहिए। आईएलसी भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश, जिसने एक रिपोर्ट जारी करी है कि एक कर्मचारी अगर 3 यूनिट है, मतलब कर्मचारी, उसकी पत्नी और उसका बच्चा, 1 महीने के अंदर आटा कितना लग रहा है, चावल कितना लग रहा है, मसाले कितने लग रहे हैं, सब्जियां कितनी लग रही हैं, फ्रूट फल कितने लग रहे हैं, खाने का तेल कितना लग रहा है, जो हम अगर बाइक गाड़ी कुछ भी है उसका डीजल पेट्रोल कितना लग रहा है, 1 महीने में जो हम कपड़ा पहनते हैं कितना मीटर कपड़ा लग रहा है, क्योंकि एक जोड़ी तो पूरे महीने नहीं पहन सकते, तो एक जोड़ी अभी ले आए या अगले महीने में 3 जोड़ी इकट्ठे ले आए, उसकी औसत। दवाइयों पे कितना खर्च लग रहा है, इसके अलावा जो फेस्टिवल होते हैं, शादियां होती हैं, उन पे कितना खर्च हो रहा है। उसने जो रिपोर्ट दी वो 1 महीने की 41,000 रुपये से ज्यादा की रिपोर्ट दी कि 41,000 छोटे से छोटे कर्मचारी के घर में खर्च हो रहे हैं। यहां तक जो मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता, उसके घर में भी 41,000 रुपये का खर्चा के करीब करीब हो रहा है। अब 18,000 रुपया जो न्यूनतम वेतन है उसके ऊपर 53% डीए, तो वो टोटल 27,000 के करीब ले रहा है। तो आप देखो कि वो गुजारा किस हालात में कर रहे हैं। और ये हमारे साथ में अब की बार खेला खेल लेंगे केंद्रीय कर्मचारी संगठन। अब ये बात को मेरे हिसाब से तो देखो भाई, लाखों करोड़ों आदमी है यूट्यूब के ऊपर, पर इस बात को किसी ने नहीं उठाया होगा। मैंने तो कर्मचारियों को सावधान कराया है। और तो आपको सभी जगह खुशखबरी मिलेगी, बल्ले बल्ले मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। जिस तरह से पुरानी पेंशन यूपीएसआई की बल्ले 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 बल्ले, और कुछ समय के बाद में उसके अंदर से भी विशेषज्ञों ने नुकसान गिनवा दिए, और हमने पहले ही गिनवा दिए थे और आज भी गिनवा रहे हैं हम तो 8वें वेतन आयोग के ऊपर, कि सावधान हो जाना चाहिए। और केंद्रीय कर्मचारियों तक अगर मेरा वीडियो ये जाए, उनके नेताओं तक जाए, तो याद रखना कि अब की बार हम भी बैठे हैं, और जितनी इज्जत आप लोगों को केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों की तरफ से मिल रही है, तो ये इज्जत 8वां वेतन आए या नहीं आए, पर ये इज्जत आप लोगों को आने वाले समय में नहीं मिलेंगी। जो आप कहीं भी जाते हो देश के किसी भी कोने पे,
वहां कर्मचारी वर्ग आपका गुलदस्तों से स्वागत करते हैं। तो अब की बार ये गुलदस्ते गुलदस्ते छोड़ दो कि मैं भी किसी के चलता हूं, किसी के पीछे अपने न्याय के लिए, अपनी समानता के लिए और अपने जायज हकों के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो वहां तक मैं आप लोगों के पीछे जाऊंगा और आप लोगों का चेहरा पूरे देश के कर्मचारी वर्ग को दिखाऊंगा। क्योंकि सिर्फ एक केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशन प्रभावित नहीं होंगे इसके राज्य सरकारों के भी कर्मचारी प्रभावित होंगे, जो संख्या करोड़ों में चली जाती है। कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर कैसे हमारे जीवन स्तर को बेहतर बना सकता है। तो इतना तो आप बोल ही सकते हो। आप फोन चलाने लग रहे हैं, मोबाइल चलाने लग रहे हैं, डेली आप लोगों के वीडियो आने लग रहे हैं हजारों, पर अभी तक आप ये नहीं बता सके 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से जीवन स्तर में कैसे सुधार होगा और कितनी पे पेंशन बढ़ जाएगी। क्या कोई कर्मचारी जिसके पास में बाइक है वो गाड़ी खरीद लेगा? जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है 18,000 रुपये वाले का क्या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देगा? जिसकी फीस ही नर्सरी लेवल के बच्चे की फीस ही 4,000 के करीब है और गाड़ी का जो बस का खर्चा है वो भी 4,000 के करीब है। एक बच्चे के ऊपर महीने में 10,000 रुपये का खर्चा आ जाता है, वेतन वो 18,000 रुपये ले रहा है। तो कहां से किस आधार पे आप लोग सिफारिश कर रहे हो? ये सब सारा का सारा नुकसान हो रखा है एक नेता बनाने का। एक नेता कभी भी मत बनाओ। और ये मैं अपने पूर्व सैनिकों को भी कहना चाहता हूं, संयुक्त मोर्चा बनाओ। जब भी आंदोलन करते हो उसकी एक कमेटी गठित करो, 41 आदमियों की, 51 आदमियों की, 61 आदमियों की। पर एक नेता कभी मत बनाओ। और एक नेता कभी भी, एक नेता, 2 नेता, 3 नेता, 4 नेता कभी भी सरकार से वार्ता करने के लिए जाएंगे तो कुछ समय के बाद में वो उनकी गोद में बैठे मिलेंगे। ये मैंने तो अपनी जिंदगी में 11 साल हो लिया संघर्ष करते हुए। मैंने बेखूबी इस चीज को अब मैं समझने लग गया कि वास्तव में कर्मचारी वर्ग का भला क्यों नहीं हो रहा, उनकी पे पेंशन इतनी कम क्यों होगी। आज देश कह रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब इन नेताओं की तो बढ़ रही है भाई। देख, पता नहीं नेता कौन सी चक्की का आटा खाता जो इतना महंगा आता है, पता नहीं कौन सी दाल है जो मंगल ग्रह से मंगवाते ही, और पता ही नहीं कौन सा तेल है जो आम आदमी को सस्ता मिलता है और इनको बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। और फोन मोबाइल का एक महीने का इनका खर्चा 50,000 रुपये का। भाई 500 रुपये का भी खर्चा कौन है इस मोबाइल में एक महीने का? कितना है तो नेट चला लो, कितनी है कॉल कर लो, 500 रुपये में बिंदास चलता है एक महीने में। पर नेता का जो फोन चलता है 50,000 रुपये में, 50,000 रुपये में कॉल नेट, ये 50,000 रुपये में। ये देख लो मेरा देश, जिस देश में 84% से नीचे जो सरकार का दिया हुआ 5 किलो आटा चावल में गुजारा कर रहे, गरीबी रेखा से नीचे है 84%। और अभी 2 दिन पहले भूखमरी की इंडेक्स घोषित किया था विश्व का, 123 में नंबर पे थे मेरे हिसाब से। 123 में हमारे से संपन्न और हमारे से कम भूखमरी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो सिर्फ कोई 47 नंबर पे, कोई 57 नंबर पे, मतलब हमारे से ज्यादा समृद्ध है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये इनकी वजह से ये जो संगठन बना के घूम रहे हैं, जो टोपी लगा के कोट टाई पहन के घूम और भाग के सरकार से मिल देते। कोट टाई वाला से तो मेरी खास एलर्जी है। कोट टाई वाला कभी भी संघर्षशील नहीं हो सकता। मैंने किसान आंदोलन को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है। एक से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, प्रोफेसर थे, बड़े बड़े विशेषज्ञ थे, बड़े बड़े इसमें पीएचडी वाले थे। मैंने सबको कुर्ते पजामे में देखा, और वो भी मैले कुर्ते पजामे में। जब उनकी एजुकेशन पूछी तो मेरे होश उड़ गए कि वास्तव में ये व्यक्ति किसानों के साथ में है, उनके साथ संघर्ष करने में, ना कि कोट टाई पहन के ये बरगलाने में। जबकि एजुकेशन के मामले में वो टॉप थे, कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हुए थे किसान आंदोलन में, जो बड़े बड़े जिन्होंने सेवा पानी करी, संघर्ष कराया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।